अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 5 के एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस देखेंगे। सो लेट्स जस्ट सी दी फर्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं द रेशियो ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन रिमेन्स कांस्टेंट फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन। जब स्मॉल सी डिफॉर्मेशन होती है तो हमारे पास ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा डिफॉर्मेशन कर दें, लार्ज डिफॉर्मेशन हो जाए, तो फिर हमारे पास रेशियो जो है वो के ऊपर इफेक्ट क्या आएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन किस तरह से चेंज होगा। अच्छा, इस चैप्टर में ना हमने ये टॉपिक पढ़ा था इलास्टिक और इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक लिमिट। हमने यहाँ पे ना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा था कि स्टार्टिंग में जितना आप स्ट्रेस दे रहे होते हो उतना उसमें स्ट्रेन आ रहा होता है। तो स्टार्टिंग में एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो बच्चे अगर जैसे ही आप यहाँ पे डिफॉर्मेशन हमारे पास परमानेंट नहीं होती, लेकिन जिससे ही आप एक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस देना शुरू जाते हो ना, तो बच्चे यहाँ पे प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन नहीं आती, प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं होती। तो यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है, जिसमें मैंने आपको टॉपिक भी पीछे ये एक्सप्लेन किया था, उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं होगी, वहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी, चेंज हो जाएगा, परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कहते हैं स्ट्रेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विद इन द इलास्टिक लिमिट। स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन होती है, जितना आप स्ट्रेस दे रहे हो उतनी ही स्ट्रेन आ रही है, तो इसलिए उसकी जो रेशियो होती है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की वो कांस्टेंट होती है। इसको इलास्टिक मॉड्यूलस भी कहते हैं। लेकिन अगर डिफॉर्मेशन ज़्यादा आ जाएगी, मतलब हमारे पास ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, वो परमानेंटली चेंज हो जाएगा। तो स्ट्रेस अगर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी तो रेशियो कांस्टेंट नहीं रहेगी, और वो हमारे पास जो मटीरियल है वो नॉन लीनियर का मतलब बच्चे वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो इस तरह से हमारे पास नॉन लीनियर का बिहेवियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास अगले शॉर्ट क्वेश्चन है। कहता है हमारे पास व्हेन प्योर वाटर फॉल्स ऑन ए ग्लास प्लेट इट स्प्रेड्स ऑन द प्लेट व्हाइल द मर्क्यूरी व्हेन फॉल्स ऑन द ग्लास प्लेट कन्वर्टेड इनटू स्मॉल ग्लोबल्स। व्हाई आपने बताना है कि जब पानी के ड्रॉप को सरफेस के ऊपर फेंकते हैं बच्चे, वो हमारे पास वहाँ पे स्प्रेडिंग हो जाती है। लेकिन अगर मरकरी को फेंकते हैं तो वो उसी तरह से मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में यहाँ पे मौजूद रहते हैं। ग्लोब्यूल्स का मतलब होता है बच्चे स्मॉल से ड्रॉप्स के फॉर्म में मौजूद रहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे जब पानी को आप सरफेस के ऊपर फेंकते हैं, जो पानी के दरमियान और मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो सरफेस के दरमियान फोर्सेज होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फैलना शुरू हो जाते हैं इसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो मरकरी के केस में होता है, जो मॉलिक्यूल्स के आपस की एक दूसरे के साथ फोर्सेज होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, सरफेस के साथ ज़्यादा फोर्सेज नहीं होती। तो हम कहते हैं इसकी आपस में ज़्यादा फोर्सेज होने की वजह से वो इस तरह से ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में मौजूद रहते हैं। तो हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास कोहेसिव फोर्सेज ज़्यादा होती हैं। कोहेसिव फोर्सेज का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स, एक जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेज बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एडहेसिव का मतलब है एक का दूसरे के साथ, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स का सरफेस के साथ दो डिफरेंट मटेरियल्स के दरमियान जो फोर्सेज होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए सरफेस जो होता है पानी को अपने अंदर ऊपर फैला लेता है, या पानी सरफेस के ऊपर फैल जाता है, क्योंकि इस पानी के दरमियान और सरफेस के दरमियान ज़्यादा फोर्सेज होती हैं स्ट्रॉन्ग। लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की आपस की जो फोर्सेज होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि कोहेसिव फोर्सेस, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो अगर इसके आंसर की तरफ हम लोग आएँ तो हमारे पास ये इसका आंसर है कि मरकरी जो होता है वो ग्रेटर सरफेस टेंशन होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। क्यों? क्योंकि उसमें जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम वाटर की, उसमें एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं होती है वो ग्रेटर सरफेस टेंशन होती है, मतलब वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मौजूद रहता है वाटर की निस्बत। क्यों? क्योंकि इसमें सरफेस टेंशन हाई होती है और वीक एडहेशन होती है, मतलब पानी मरकरी के दरमियान सरफेस के दरमियान जो फोर्स है वो कम वीक होती है एज़ कम्पेयर टू मॉलिक्यूल्स के आपस में फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में मौजूद रहते हैं, मतलब वो ड्रॉप्स के फॉर्म में मौजूद रहते हैं। लेकिन अगर पानी में देखा जाए तो उसमें हाई सरफेस टेंशन होती है, मतलब जो सरफेस होती है वो मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा फोर्स के साथ खींचता है, उसमें एडहेसिव फोर्सेज ज़्यादा होती है। एडहेसिव फोर्सेज का मतलब होता है दो डिफरेंट चीज़ों के दरमियान फोर्सेज होती हैं। तो यहाँ पे ये कहता है वाटर और ग्लास के दरमियान जो होते हैं वो एडहेसिव फोर्सेज ज़्यादा होती है, इसलिए जो ग्लास सरफेस है वो पानी को अपने ऊपर फैला लेता है। ठीक है, आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द बर्नौली इक्वेशन द प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड शुड रिमेन यूनिफॉर्म इन यूनिफॉर्म पाइप ऑफ यूनिफॉर्म रेडियस बट इट एक्चुअली गोज ऑन डिक्रीजिंग। अच्छा, हम लोगों ने ना ये टॉपिक पढ़ा था बर्नौली इक्वेशन का कि अगर हम आइडियल फ्लूइड लें तो हमारे पास सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन सब का जो सम होता है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है। और अगर हम लोग जो है कि यूनिफॉर्म सा पाइप ले ले और प्रेशर उसमें क्या रहे, कांस्टेंट रहता है।
लेकिन कहते हैं रियल लाइफ में प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता? तो यहाँ पे ये देखें, मुझे कहते हैं बर्नौली इक्वेशन हमने पढ़ी थी तो तब हमने आइडियल फ्लूइड लिया था, मतलब किसी किस्म की विस्कोसिटी तो ली नहीं थी, कोई हम लोगों ने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज या फ्रिक्शनल फोर्सेज नहीं ली थी, इनकम्प्रेसिबल लिया था, इरोटेशनल लिया था। ये सारी प्रॉपर्टीज़ है आइडियल फ्लूइड की, कि हमने इस तरह की कोई सिचुएशन ली नहीं थी, हमने तो आइडियलाइज करवाया था। लेकिन अगर रियल लाइफ में लेंगे तो बच्चे कंडीशंस तो ये नहीं होंगी, हमारे पास जो है वो फ्लूइड कह लें कि कंप्रेसिबल भी होगा, जिसकी वजह से हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज भी होंगी, विस्कोसिटी भी होगी। तो प्रेशर तो हमारे पास अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं, तो लॉस होगा, एनर्जी कम होगी, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी। दैट्स द रीज़न प्रेशर जो होता है वो हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ में चेंज हो रहा होता है, वो कम हो रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रीज़न है, क्योंकि बर्नौली थ्योरम में, बर्नौली इक्वेशन में हम लोग प्रेशर को उसको फ्लूइड को आइडियल लेते हैं, कोई लॉस नहीं लेते, कोई विस्कोसिटी नहीं लेते, इनकम्प्रेसिबल लेते हैं, इरिटेशनल लेते हैं। तो अगर रियल लाइफ में तो ये पॉसिबल नहीं है, रियल लाइफ में तो फ्रिक्शनल फोर्सेस भी होंगे, एनर्जी लॉस भी होगा, एनर्जी लॉस होगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। आगे शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं हमारे पास वाई विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन आर राउंडेड आउटवर्ड वाइल दी फ्लैक्टेड इनवर्ड। ये हम लोगों ने ना अच्छी एप्लीकेशन देखी थी उसकी बर्नौली क्वेश्चन की। ये देखिए वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन थी कि आपके पास जो एरोप्लेन होते हैं उसके विंग्स को कुछ इस तरह से बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो सच है कि आपके पास जो ऊपर उसकी जो हवा गुजरी है वो वेरी स्मूथ होती है, उसकी स्पीड बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से प्रेशर क्या होगा, अपर डायरेक्शन में लो होता है। प्रेशर और स्पीड में बच्चे इन्वर्स रिलेशन होता है। तो ऊपर अगर एयर जो है वो स्मूथली मूव कर रही है, हाई स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हमारे पास लो होता है। लेकिन नीचे जो होता है हमारे पास स्पीड कम होती है, प्रेशर हाई होता है। तो जिसकी वजह से जो एरोप्लेन होता है बच्चे उसको एक अपवर्ड डायरेक्शन में पुश मिलता है, अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट मिलती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की वजह से उसको एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स मिल रही होती है, जिसकी वजह से वो ऊपर मूव करता है। तो ये अपलिफ्टिंग या जो है हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में जो उसकी मूवमेंट है, ये सारा इसकी आंसर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप चाहे इस एप्लीकेशन को लिख लें, चाहे आपने जो यहाँ पे ये उसी चीज़ को लिखा हुआ है कि जो हमारे पास एरोप्लेन का विंग है वो डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि जो उसके ऊपर वाली एयर है वो स्मूथ हो, वहाँ पे स्पीड हाई हो। स्पीड हाई होगी तो यहाँ पे प्रेशर हमारे पास कम होगा एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास नीचे होता है, ट्रैवलिंग ऑन दी लोअर साइड, वहाँ पे स्पीड हमारे पास कम होती है और प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इसको जो है एक पुश मिलता है। वो यहाँ पे ये कहते हैं कि हमारे पास जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जहाँ पे प्रेशर कम होगा वहाँ पे वो टॉप पे प्रेशर कम होता है, बॉटम पे प्रेशर हाई होता है। तो हाई प्रेशर से ऊपर लो प्रेशर की तरफ एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है, जिसकी वजह से एरोप्लेन जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है। तो आप इस आंसर को भी लिख सकते हैं। आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। अब तो जोन सा मर्जी कर लीजिएगा बच्चे, इसकी एप्लीकेशन जो आपने फर्स्ट एप्लीकेशन देखी है बर्नौली की वो लिख लीजिएगा, या की बुक पे जो आंसर है ये वाला लिख लीजिएगा। ये भी वही है लेकिन वो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है तो वो भी कर सकते हैं, इसी ये उसी स्टेटमेंट का, लेकिन यहाँ पे उसने वर्डिंग थोड़ी चेंज कर दी है। ठीक है, आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, सुपर फ्लूइड्स, डू रियली एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड्स। बच्चे ये भी हमने पढ़ा हुआ है। रियल फ्लूइड्स वो होते हैं मुझे जो हमारे पास जिनकी कोई ना कोई विस्कोसिटी भी होती है, कंप्रेसिबल भी होती है। आइडियल फ्लूइड जो होते हैं आइडियलाइज सिचुएशन है, कोई विस्कोसिटी नहीं लेनी, इरोटेशनल लेना और हमारे पास इनकम्प्रेसिबल लेना है। सुपर फ्लूइड्स ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जिसकी विस्कोसिटी हम खुद जीरो करवा रहे होते हैं वेरी लो टेम्परेचर पे, तो ये बनाए जा सकते हैं। तो बच्चे रियल में हमारे पास रियल फ्लूइड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं या सुपर फ्लूइड्स, आइडियल तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। तो बच्चे यहाँ पे ये वही बात कर रहे हैं कि रियल फ्लूइड्स क्या होते हैं जिसमें विस्कोसिटी होती है, कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्सेस अफेक्ट्स होते हैं। आइडियल सिचुएशन है, आइडियल फ्लूइड्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई विस्कोसिटी नहीं लेनी, कोई फ्रिक्शन नहीं लेना और लैमिनर मतलब स्ट्रीम लाइन फ्लो लेना है, टर्बुलेंट नहीं लेना। सुपर फ्लूइड्स क्या है कि हमारे पास जिनको वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर विस्कोसिटी को जीरो किया जाता है। तो बच्चे हमारे पास सुपर फ्लूइड्स भी बनाए जा सकते हैं और रियल फ्लूइड तो वैसे ही हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, आइडियल नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं ये प्योरली थ्योरेटिकल है। ठीक है, आगे हमारे पास लास्ट इसका अगर शॉर्ट क्वेश्चन देखा जाए, कहते हैं हमारे पास व्हाई इज स्टडी ऑफ द सुपर फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट फॉर एडवांसिंग आवर नॉलेज ऑफ लो टेम्परेचर फिजिक्स। लो टेम्परेचर फिजिक्स के ऊपर हम स्टडी करने के लिए सुपर फ्लूइड्स को क्यों स्टडी जरूरी है। सुपर फ्लूइड्स हमने पढ़ा था ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जिनको वेरी लो टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली -69 डिग्री सेल्सियस, -69 मतलब इतने कम टेम्परेचर पर उनको बनाया जाता है। तो बच्चे इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास लो टेम्परेचर पे, मतलब कूलिंग एजेंट के तौर पे। तो इसमें जो हमने सुपर फ्लूइड्स में इसकी एप्लीकेशंस देखी थी ये वाली लास्ट में कि इनको कूलिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होती, इसलिए हम लोग इसको लीक टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसको हमें सुपर कंडक्टिविटी को समझने में हेल्प मिलती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक्स, सुपर कंडक्टिविटी का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होता है, और ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स को समझने में हेल्प मिलती है। तो ये जो एप्लीकेशन वाला पैसेज है बच्चे, यही इसका आंसर है, ये मैंने लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो इन शॉर्ट इसको कूलिंग एजेंट के तौर, ये देखिए कूलिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कहीं पर भी अगर लॉस हो रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, कोई कह लें कि रिसर्च वर्क हो रहा है, तो वहाँ पे इसको कूलिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसके अलावा इसको लीक टेस्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब सुपर कंडक्टर्स में, और ऑप्टिकल बच्चे बोलते हैं हमारे पास जो लाइट से रिलेटेड होता है, ठीक है, लेंसेज वगैरह से रिलेटेड, वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। आगे हमारे पास कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। हमारे पास कंप्रीहेंसिव की तरफ आते हैं, एक दफ़ा उसको गो थ्रू कर लेते हैं। मैंने टॉपिक के साथ साथ वैसे बताए थे, लेकिन स्टिल उसको एक दफ़ा देख लेते हैं। कहते हैं एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक अरेंजमेंट। तो स्टार्ट में जो हमने टॉपिक किया था अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन और पॉलीमेरिक, वो सारे इसमें आएंगे। तो ये देखें, ये जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की थी ना अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में साथ में ये वाली डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है। क्रिस्टलाइन में ये है, अमॉर्फस में ये है, अमॉर्फस की आगे आगे पॉलीमेरिक। तो ये यहाँ तक हमारे पास पहला लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा जो एटॉमिक अरेंजमेंट से रिलेटेड है। आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और आप थ्रस्ट फाइंड करें फोर्स का फार्मूला। तो ये भी हमने पढ़ा था लॉन्ग क्वेश्चन में। तो ये इसके पीछे जो ब्लू है ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन के बाद हमारे पास ये इसकी एक्सप्लेनेशन है सारी, और ये यहाँ पे ये ऊपर एक्सप्लेनेशन करनी है, आपकी चॉइस है, नहीं करनी तो भी आपकी चॉइस है। यहाँ से ये देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है, ये इसकी डेफिनेशन में आ जाएगी, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन जब हम अप थ्रस्ट फाइंड करेंगे तो यहाँ से एक्सप्लेनेशन बेसिकली स्टार्ट होगी, ठीक है, डेरिवेशन कह लें। तो ये अप थ्रस्ट फार्मूला यहाँ तक उसने फाइंड आउट किया हुआ है। तो ऊपर वाला जो इस ब्लू डेफिनेशन से ऊपर वाला पैसेज है वो लिखना चाह रहे हैं, आपकी चॉइस है, नहीं लिखना चाह रहे तो भी आपकी चॉइस है। ये बेसिकली आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टेटमेंट, और नीचे ये इसकी एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन, ठीक है। आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, जस्टिफाई दैट मास रिमेन्स कंजर्व व्हेन अ फ्लूइड फ्लो थ्रू द पाइप। तो ये बच्चे मास कंजर्व का मतलब है बच्चे ये कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन है। कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जो है ये कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड है, तो ये हमारे पास उसका टॉपिक है, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन है, ठीक है। ये मास कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये पहले इसकी स्टेटमेंट आ जाएगी, फिर हम इसकी डेरिवेशन कंसीडर से यहाँ से इसकी डेरिवेशन की तरफ आएंगे, ठीक है। तो ये इसकी मैथ्स हमने कंजर्वेशन ली थी कि जितना इनिशियली मैथ्स होता है उतना ही बाद में मैथ्स हमारे पास फ्लो कर रहा होता है। तो ये हमने कहा था ये मैथ्स कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। डेल्टा M1 इज इक्वल टू डेल्टा M2। तो ये सारे का सारा यहाँ तक हमारे पास इसकी मैथ्स कंजर्वेशन, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्टिफाई कर रहा है कि मैथ्स कंजर्वेशन के ऊपर है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आ जाएगा, क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी। आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन द टर्म सुपर फ्लूइडिटी। तो ये हमारे पास जो लास्ट वाला इसका टॉपिक था सुपर फ्लूइड्स वो आएगा, जिसमें पहले चाहिए इसकी सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन है या डिफाइनिंग कह लें, और फिर नीचे इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर नेक्स्ट पैसेज बचे इसकी एग्जाम्पल है, और फिर लास्ट पे इसकी एप्लीकेशन है। तो ये 4 पॉइंट्स इसके बनने हैं, पहले उसकी डेफिनेशन या इंट्रो, फिर इसकी करेक्टरिस्टिक्स, और फिर इसकी एग्जाम्पल, और फिर लास्ट पे उसकी एप्लीकेशंस। तो ये यहाँ तक एक लॉन्ग क्वेश्चन है। आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है स्टेट एंड ड्राइव द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो ये हमारे पास, अच्छा यहाँ पे ये देखें, ये क्वेश्चन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को ना अगेन पूछा हुआ है। ये मैथ्स कंजर्वेशन में भी आपके पास क्वेश्चन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आएगी, ये कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन को भी अगेन दोबारा से वही स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। आगे है हमारे पास स्टेट एंड प्रूव दी बर्नौली क्वेश्चन। तो ये बर्नौली क्वेश्चन भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। ये बर्नौली क्वेश्चन है, ये इसकी पहले डेफिनेशन आ जाएगी, और फिर ये उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी ड्राइविंग में, बर्नौली क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये सारी उसकी डेरिवेशन में आ जाएगा। ये आपको मैंने लेक्चर सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ तक ये उसका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, गिव सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द बर्नौली क्वेश्चन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस थी वो सारी इसमें लिख सकते। ये देखें, ये यूजेज ऑफ बर्नौली क्वेश्चन मतलब एप्लीकेशन है। एरोप्लेन वाली हमने डिस्कस की थी, स्विंग ऑफ बॉल वाली डिस्कस की थी, फिल्टर पंप और कार्बोरेटर, पेंट स्प्रे, वेंचुरी रिलेशन, और लास्ट पे टॉर्सलेस थ्योरम। तो ये नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं, इनमें से आप करनी सारी हैं, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम 5 हो। जो 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है करने को, आप सारी कर लेंगे तो वो बेटर ऑप्शन होगा। लास्ट पे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एंड शो दैट टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी वाला डेफिनेशन आ जाएगी, उसकी डेरिवेशन आ जाएगी।
ये देखें, ये टर्मिनल वेलोसिटी है, ये सारी उसकी डेरिवेशन है, ये मैंने बच्चे सारा आपको ना टॉपिक करवाया हुआ है। इसकी डेफिनेशन यहाँ से है कि जब आपके पास वेट फोर्स जो है वो ड्रैग फोर्स के इक्वल आ जाती है, तो वहाँ पे जो उसकी मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड होगी उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो लाइनें इसकी डेफिनेशन में आ जाएंगी, बाकी ये यहाँ से इसकी डेरिवेशन स्टार्ट हो रही है कंसीडर से लेके, और ये यहाँ तक इसका टॉपिक एंड हो रहा है। ये मैंने एक्सप्लेन किया था डिटेल में पूरा टॉपिक एक्सरसाइज से, इसको देख लीजिएगा लेक्चर में, ठीक है। तो ये आज के कंस्ट्रक्टेड और बच्चे कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं। इनमें स्टिल बच्चे कुछ पूछना हुआ, कोई पॉइंट मिसिंग हुआ तो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।